दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का एक पुराना इतिहास रहा है। In 20 months of increased South African racial violence, more than 750 people have been killed. अफ्रीकी आबादी के बीच रहने वाले यूरोपियनों ने खुद को अश्वेत अफ्रीकियों के हुक्मरानों की तरह देखना शुरू किया। एक ऐसा देश जहां 3/4 आबादी अश्वेत नागरिकों की थी और अर्थव्यवस्था इन्हीं के खून पसीने पर टिकी थी, मगर सारी सुविधाएं मुट्ठी भर गोरे कामगारों के लिए सुरक्षित थीं। इसी भेदभाव ने 19वीं सदी में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। संघर्ष जारी था, लेकिन साथ ही अश्वेत नागरिकों के खिलाफ अत्याचार और बर्बरता बढ़ती ही जा रही थी। इसी संघर्ष में इस आंदोलन से एक नाम ऐसा जुड़ा जो देश के नागरिकों के लिए एक नई सुबह का नायक बना। When I went to school, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी टीचर मुझसे मेरा नाम पूछा करती। मैं उन्हें अपना अफ्रीकी नाम रोली हला हला दाली भंगा बताता। वो कहती थी, नहीं, मुझे ये नाम नहीं सुनना, तुम्हारा कोई क्रिश्चियन नाम होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई क्रिश्चियन नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम नेल्सन होगा। कई पीढ़ियां रंग और नस्ल के आधार पर दमनकारी नीतियों का शिकार बनती हैं। इसी जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज उठाई एक युवक ने। वो 27 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहा, लेकिन हारा नहीं। पूरी दुनिया इन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। जब सफ़ेद लोग जो हैं यूरोप से जब पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको जो है बहुत घिन के साथ और है ना स्लेव के तौर पे ट्रीट किया। और फिर फॉर्मली जो है लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे 1948 में क़ानून पास किया कि हर समुदाय अलग अलग रह के विकास करे। तो काले अलग रहें, गोरे अलग रहें, कलर्ड अलग रहें, इंडियंस अलग रहें, और इनका अपना अलग अलग विकास होगा। इसमें गोरों को सबसे डेवलप्ड कम्युनिटी माना गया और कालों को कहा कि अभी बहुत इमेच्योर हैं, इनको भी डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो ये फिर फॉर्मली उसके कानून पास किए गए। ग्रुप एरियाज़ एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स मैरिजेस है, ये सब पास करके इसको फॉर्मल तौर पे जो है सेपरेशन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका के एक गांव मोएजो में हुआ था। नेल्सन के पूर्वज मदीबा कबीले से संबंध रखते थे। कबीले के नाम पर नेल्सन के बचपन का नाम मदीबा पड़ गया था, जबकि उनका नाम रोली हला हला दाली भंगा रखा गया था। मदीबा जब 12 बरस के थे तो पिता का देहांत हो गया, जो राज परिवार में सलाहकार थे। मदीबा का बचपन कबीले के मुखिया की देखरेख में ज्यादा गुजरा। मंडेला की मां एक मैथोडिस्ट थीं, इसलिए उन्होंने आगे की स्कूली पढ़ाई मैथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से पूरी की। बैचलर डिग्री के लिए नेल्सन ने फोर्ट हेयर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया। साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से बीए पूरा करने के बाद 1943 में नेल्सन वापस अपने ग्रेजुएशन के लिए फोर्ट हेयर वापस आ गए थे। नेल्सन बचपन से ही अपने पूर्वजों से संघर्ष की कहानियां सुनते आए थे। काले और गोरे की खाई को नेल्सन ने देखा और महसूस भी किया। The purpose, friends of this boycott, is for the people of Britain to register on the widest possible scale their passionate protest against an evil and repulsive doctrine which says that a man's legal status
a man's political rights, a man's economic opportunities, a man's social position shall depend solely upon the color of his skin. नेल्सन को पढ़ाई के दौरान स्कूल में अश्वेत होने का एहसास दिलाया जाता था। अश्वेत होने की वजह से वो कई काम नहीं कर सकते थे, अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते थे। जिस हेल टाउन से नेल्सन ने स्नातक की पढ़ाई की, वो अश्वेत लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज था। इसी कॉलेज में नेल्सन की मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई। वो जीवन भर उनके दोस्त रहे। 1940 तक नेल्सन और उनके दोस्त ओलिवर रंग भेद को लेकर अपने विचारों से पूरे कॉलेज में अलग पहचान बना चुके थे। एक जगह थी लेनेशिया। लेनेशिया में इंडियंस रहते थे। अच्छा, जो बाहर सबर्ब्स थे उसमें गोरे रहते थे और स्वेटो में काले रहते थे। सबसे बुरी हालत स्वेटो की थी। हिंदुस्तानी जहाँ रहते थे उनके घरों में अक्सर लेनेशिया में 2-2 स्विमिंग पूल थे, बड़े ऐश से रहते थे। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडियंस ने वहाँ के अपार्थाइड सिस्टम को किसी हद तक एक्सेप्ट कर लिया था। अन्याय ने नेल्सन के मन में इस हद तक असंतोष भर दिया कि उनके अंदर एक क्रांतिकारी ने जन्म ले लिया। वो रंग और नस्ल भेद जैसी समस्या का हल नहीं बल्कि अंत चाहते थे। वो भागकर जोहानसबर्ग चले गए, जहां काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक खदान में सिक्योरिटी अफसर की नौकरी मिल गई। जोहानसबर्ग में रुकने के बाद उनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से हुई। वॉल्टर सिसुलू भी रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष में शामिल थे। नेल्सन लगातार उस व्यवस्था के खिलाफ उठने वाली आवाज का साथ देते रहे जो रंग भेद को खत्म करना चाहते थे। हालांकि इस दौरान नेल्सन ने गुजारे के लिए एक कानूनी फर्म में क्लर्क की नौकरी कर ली थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे थे। वो खुद भी पीड़ित थे। 1942 तक वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो गए थे, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत उन्होंने 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC की सदस्यता लेकर की। साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस SANNC की शुरुआत 1913 में अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी जनसंख्या के अधिकार रक्षा के लिए की गई थी। 1923 में इसी का नाम बदलकर ANC कर दिया गया था। यूथ विंग में नेल्सन लगातार योगदान देते रहे और इस संस्था में उनका रैंक बढ़ता चला गया। इस विंग ने रंग भेद संघर्ष को धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में बदलना शुरू कर दिया। उस समय की नेशनल पार्टी सरकार के उठाए कदमों पर ANC यूथ विंग ने किसी भी तरह समझौते से इनकार कर दिया। 1951 में नेल्सन को ANC यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया गया। नेल्सन ने 1952 में अपने साथी ओलिवर टैम्बो के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत कानूनी फर्म खोली, जिसमें उन लोगों को कानूनी मदद दी गई जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रंग भेद संघर्ष जारी रखने के लिए पूरे देश में दौरे किए। इस दौरान उन्होंने कई अवज्ञा आंदोलन चलाए। नेल्सन मौजूदा सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। वो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और काम करने के तरीके से परेशान थे। लिहाजा नेल्सन को रोकने की कोशिश की गई। उन्हें साम्यवाद विरोधी कानून के तहत दोषी बनाया गया और उनकी सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि ये भविष्य के लिए सही नहीं है। हमें शांति और अहिंसा के साथ ही सरकार का विरोध करना चाहिए, जो हमें जवाब दे रही है, और यही हमारा जवाब होगा। नो इजी वॉक टू फ्रीडम है, जवाहरलाल नेहरू की जो कोट है, उससे जो इन्होंने प्रेरणा ली कि भाई हमें जो है आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी, और अगर हम पे बैन कर दिया जाए और हमारे है ना संगठन को है ना काम करने से रोका जाए, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि सेल्स में, अलग अलग सेल्स में हम ऑपरेट करेंगे, और उसी को मंडेला प्लान और एम प्लान कहा जाता है कि जो अलग अलग सेल्स में रह के, इनकेस एक सेल भी अगर पकड़ा जाएगा तो वो फंक्शन करता रहेगा और प्रोटेस्ट और जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू होगा। नेल्सन धीरे धीरे रंगभेद के खिलाफ आंदोलन के अग्रणी नेताओं में गिने जाने लगे थे। ANC में उनका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा था।
It was when I came into the African National Congress that I realized that course was only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. अश्वे लोगों के अधिकारों की लड़ाई को उस वक्त नया आयाम मिला जब 1955 में नेल्सन ने एएनसी का फ्रीडम चार्टर लिखा, जिसकी मुख्य लाइन को नेल्सन ने खुद भी बयां किया, जिसमें कहा गया था 26 जून 1955 को फ्रीडम चार्टर ने पूरी दुनिया तक दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद का संदेश पहुंचाया। जन्म से लेकर जमीन और बराबरी जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर दमनकारी नीतियों से एक बड़े वर्ग की उपेक्षा होती रहेगी तो हमारे देश से खुशहाली दूर ही रहेगी। देश में लोकतांत्रिक बदलाव आना चाहिए। सभी राष्ट्रीय दलों को बराबर के अधिकार होने चाहिए। सभी को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। प्रजातंत्र हो। देश की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण लोग मिलकर करें। नस्ल और रंग के आधार पर बने लैंड नियम खत्म होने चाहिए। कानून की नजर में सब बराबर हों। सभी को काम, सुरक्षा, शिक्षा, आवास और रंग के आधार पर अलग रहने की मजबूरी जैसे काले नियम खत्म होने चाहिए। इस तरह के अहम मुद्दे नेल्सन के फ्रीडम चार्टर का हिस्सा थे। फ्रीडम चार्टर की हिमायत करने, ट्रेड यूनियंस को भड़काने और हड़ताल कराने जैसे इल्जाम लगाकर नेल्सन को 5 दिसंबर 1955 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1956 में उन्होंने ट्रेजन ट्रायल का सामना किया। इसमें नेल्सन के साथ बहुत से पुरुष और महिलाओं पर भी मुकदमा चला। एक लंबी जद्दोजहद और ट्रायल के बाद नेल्सन और उनके साथियों को 29 मार्च 1961 को रिहा कर दिया गया। लेकिन इसी बीच सत्तारूढ़ नेशनल सरकार ने एक और कानून पास लॉ बना दिया था, जिसमें खास नस्ल के लोगों पर कई जगहों पर जाने की पाबंदी लगा दी गई। इसी कानून के खिलाफ 1960 में शार्पविले में प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 70 लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना ने दक्षिण अफ्रीका के शांतिपूर्ण अभियान पर रोक लगा दी और अहिंसा का दामन थामने वाले नेल्सन को भी ये लगा कि हालात के मुताबिक प्लानिंग करनी ही होगी। मौजूदा सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने कई देशव्यापी हड़तालों की तैयारी की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। अब इस संघर्ष को हथियार से लड़े जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जून 1961 को पार्टी ने उन्हें आर्म्ड संघर्ष यूनिट का अध्यक्ष बनाया और नेल्सन ने इस दौरान आर्म्ड विंग ओमोखोंतो विजिस्वे यानी स्पीयर ऑफ द नेशनल का गठन किया। रंगभेद संघर्ष से घबराई दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने नेल्सन के इस ग्रुप पर भी पाबंदी लगा दी। 1962 को एक नए नाम से नेल्सन ने गुपचुप तरीके से साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और उन्होंने इंग्लैंड सहित अफ्रीका के चारों तरफ कई देशों का दौरा किया। यहां उन्होंने अपने ग्रुप के लिए समर्थन जुटाने का काम किया। अदीस अबाबा में अफ्रीकी नेशनलिस्ट लीडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने अधिकारों की मांग की। उधर दक्षिण अफ्रीका में दमन पूरे चरम पर था। लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। संघर्ष को दबाने के लिए महिलाओं और बच्चों तक पर अत्याचार हद पार कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत से लीडर्स थे, लेकिन पंडित जी सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक थे, यानी वो लोगों को ज्यादा लुभाने का उनमें वो शख्सियत थी। वैसे ही मंडेला।